अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में आपको मैं बताता चलूँ कि जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि 9th में भी आपने डिस्कस किया कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बट वहाँ पर हमारे पास क्या है उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी, शॉर्ट जो है इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि वेक्टर क्या होता है, उसकी जो है रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। लेकिन इस फर्स्ट ईयर में हम इस चैप्टर के अंदर जो है इसको जो है मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली देखेंगे कि ये हमारे पास जो है वेक्टर्स जो है किस तरह से ऐड अप होते हैं, इनकी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या होती है और इनके जो कोऑर्डिनेट्स और इनके ज़रिए हम मोर देन 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देखते हैं कि वेक्टर्स की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि वेक्टर्स हम कहते हैं कि किसी भी जगह पर किसी एक पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक पॉइंटर है, इस पॉइंटर की इस रूम के अंदर जो है वो लोकेशन क्या है, इसको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, इसकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए मेरे पास एक कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो उस रेफरेंस पॉइंट को सपोज में जो इस रूम का जो कॉर्नर है उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो कॉर्नर से हम कहते हैं कि इसको किसी ना किसी डायरेक्शन से बताएंगे, उस ओरिजिन उसको हम ओरिजिन रूम का जो कॉर्नर है उसको हम ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। और सेकेंडली उससे हम क्या करते हैं, इसका रेफरेंस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो वेक्टर जो है वो हमें बताएगा कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है और ये कहाँ पर जो है लाई कर रहा है, ये हमारे पास पॉइंटर। इट मीन्स कि किसी भी पॉइंट की किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशंस को जो है लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स अनदर एग्जांपल कि हम अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है वो किसी जो है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो मूव कर रही है, तो उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी। अब स्पीड का पता चल जाता है, अब देखें, और आपको ये भी पता चल जाता है कि गाड़ी जो है वो कितने मैस की है, बट उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स किसका इस्तेमाल करते हैं, हम जो वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर्स का, जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, आगे डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन जो डायरेक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास एयर है, एयर के अंदर as we know that air is the composition of different gases। गैसेस में हमारे पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रैंडमली एयर के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स उन पार्टिकल्स की जो लोकेशन है, उनकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए और डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अदर एग्जांपल देखें कि हमारे पास जैसे पानी की सरफेस होती है। अब समंदर के अंदर आपने देखा होगा पानी की ऊपर की जो सरफेस होती है उसमें जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं, उन वाटर ड्रॉप्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपके पास देखिए वाटर ड्रॉप्स हैं, उनकी बहुत सी डायरेक्शंस हो सकती हैं, बट उनकी डायरेक्शन को फाइंड कैसे किया जा सकता है, हम उसमें भी किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, हमारे पास वेक्टर्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने बुक्स के अंदर अपनी डेफिनेशन जो है वो पढ़ी हुई है कि व्हाट इज़ वेक्टर। सबसे पहले क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ वेक्टर। वेक्टर क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके एक्सप्लेनेशन के लिए, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें एक तो उसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है कि उसकी क्वांटिटी कितनी मैग्नीट्यूड है, उसकी क्वांटिटी कितनी मैग्नीट्यूड में मौजूद है, और सेकेंडली ये जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। ये दोनों चीज़ें अगर उस फिजिकल क्वांटिटी की मौजूद हैं तो हम क्या है, हम वेक्टर को कहते हैं कि वेक्टर जो है डिस्क्राइब हो जाता है। अब देखें, हम कहते हैं कि वेक्टर को जो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स जो है वो कैसे की जाती है। तो स्टूडेंट्स वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जैसा कि यहाँ पर देखते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन तो स्टूडेंट इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कहते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास ए वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है, तो इसको वेक्टर शो करने के लिए हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पर या तो इस लेटर के ऊपर हम क्या करेंगे, एक एरो हेड बना देंगे। एरो हेड ये क्या शो कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसी तरह या हो सकता है कि हम एक
ए को उसी लेटर को क्या कर दें, थोड़ा सा बोल्ड करके लिख दें। तो स्टूडेंट बोल्ड करके लिख दें उस लेटर को, तो ये भी किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, ये भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी तरह अगर इसकी जो हम बात कर लें इसकी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो स्टूडेंट ग्राफिकली क्या कहेंगे हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है कि हम एक जो है एरो हेड इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास जो है एरो हेड लाइन, जिसका एक सिरे एक हेड पे हमारे पास क्या हेड बना हुआ है, दूसरा क्या उसकी टेल है। अब स्टूडेंट्स जो हेड ऑफ द वेक्टर होता है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, ये डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा, और ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ द लाइन होती है, लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट की जो हमारे पास जो है लेंथ होगी, वो लेंथ क्या शो करेगी, लेंथ बेसिकली हमारे पास मैग्नीट्यूड को शो करेगी। यानी ये जो हमारे पास वेक्टर है, इसके जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा, और इसकी जो लेंथ है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड को शो करेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो स्टूडेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कहते हैं कि अगर तो हमारे पास ऐसी दो लाइन सेगमेंट्स, दो लाइंस जो कि आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या करती हैं, कट करती हैं। जैसे देखें यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 90, यहाँ पर भी 90, सब तरह हर तरफ से अगर देखा जाए तो हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। यानी इस तरह कट करें दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कि उनका आपस में एंगल क्या बने, 90। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास इन सब का एंगल हर तरफ से क्या बन रहा है, 90 का परपेंडिकुलरली। सो हम कहेंगे कि ये जो लाइन ऐसे कट करेंगी और एक पॉइंट पर कट करेंगी जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसका अदर नेम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोला जाता है। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, यानी एक लाइन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मौजूद है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक लाइन जो हमारे पास क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में मौजूद है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इस साइड पे हमारे पास क्या है, एक्स पॉजिटिव साइड है, इस साइड पे हमारा एक्स प्राइम क्या है, एक्स की नेगेटिव साइड है। ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन को शो करता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट फिगर के अंदर देखें, नेक्स्ट फिगर में हम कहते हैं कि किसी भी एक पॉइंट P की पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पे हमारे पास क्या है, कोई एक पॉइंट P है, ये इसकी क्या है, x डायरेक्शन है, ये x प्राइम, y और y प्राइम। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, P की पोजीशन को शो करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया जो कि P तक, और उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ किया। हम इसकी जो पॉइंट्स हैं हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, A हमारे पास क्या है, A और B दोनों क्या है, A और B इस पॉइंट P के क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब इस तरह से हम P की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड फिगर के अंदर देखें, अगर हमारे पास ये किसके लिए केस था, ये था हमारे पास 2D यानी 2 डायमेंशनल केस, 2 डायमेंशनल केस। अब इसी तरह थर्ड फिगर में जैसा कि आप देख रहे हैं, अब थर्ड फिगर में आपके पास नज़र आ रहा है कि हाँ हो सकता है कि अगर हम पॉइंट जो है लोकेट करना चाह रहे हैं स्पेस के अंदर, तो स्टूडेंट स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को, लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें जो है एक थर्ड जो है एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, जी एक्सिस कहते हैं, जी एक्सिस कहते हैं। और इसी तरह हम कहते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन है
इनको एक्स की डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन और जी की डायरेक्शन को शो करने के लिए हमें स्टूडेंट ज़रूरत पड़ती है यूनिट वेक्टर्स की। और इनके साथ जो एसोसिएटेड यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको हम कॉमनली नेम देते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे यूनिट वेक्टर होता है, जी एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर होता है। तो ये जो हमारे पास आई जे के ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि इनकी डायरेक्शन को एक्स वाई जी की रिस्पेक्टिवली इनकी डायरेक्शंस को शो करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड चीज जो फोर्थ पे फिगर बनी हुई है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक्स वाई जी, अब ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ कि मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीन जो हमारे पास क्या है, ये फिगर इसको जो इस तरह से हम इसकी पोजीशन को लोकेट करेंगे कि ये तीनों आपस में एंगल क्या बना रहे हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर एंगल बना रहे हैं। अब स्टूडेंट्स अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो इसको अगर हम रोटेट करें तो वही हमारे पास क्या है, x y z बन जाएगा। यानी तीनों को अगर हम रोटेट कर लें तो हमारे पास डायरेक्ट इसकी जो एंगल है उस पर कोई फ़र्क, कोई डिफरेंस नहीं आता। अब इसी तरह देखिए हमें इसी फिगर को रोटेट किया है तो हमारे पास नीचे x आ गया, इसको y, इसको z कह लिया। अब हम कहते हैं कि हर एक एक्सिस के साथ क्या है, एक एंगल एसोसिएट होता है। हम कहते हैं कि उसकी जो वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको कैसे हम फाइंड करते हैं, हम उसके क्या है कि एंगल की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव करती है। अब यहाँ पर देखें एक्स के अलोंग क्या होता है, हम एंगल जो है एक्स से हमारे पास वेक्टर तक का वो क्या बनता है, अल्फा बनता है। अब इसी तरह बी तक का हमारे पास एंगल क्या बनता है, जो कि हमने ड्रॉ कहाँ से किया है, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से ए वेक्टर के ऊपर जो हमने एंगल ड्रॉ किया है इसे कहते हैं बीटा। अब इसी तरह थर्ड हमारे पास क्या है, जी एक्सिस, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको इस तरफ को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, बल्कि यहाँ से जो हमारे पास थर्ड एंगल जो जी एक्सिस का है उसे क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज जो है ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया है, ये थर्ड एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, जो जी के साथ एंगल बनेगा उसे हम गैमा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसी तरह एक्स वाई और जी के साथ जो एसोसिएटेड एंगल्स हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा, तो ये हमारे पास क्या सारा सिस्टम कहलाता है, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, हमारे पास जो वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमारे पास टॉपिक दिया गया है एडिशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वेक्टर एडिशन जो है वो क्या होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास वेक्टर जो है वो आम तरीके के साथ जो है स्केलर की तरह मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जैसे सपोज हम जो है सिंपल मैथमेटिक रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम कहते हैं कि 2 + 2 = 4, 3 + 9 = 12। अब ये हमारे पास के स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन अगर जैसे स्केलर होती है 3 kg + 2 kg = 5 kg। अब kg क्या है, मैस का यूनिट है, और मैस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटीज़ को हम आम जो हमारे पास कॉमन अरिथमेटिक रूल्स होते हैं उनसे क्या है ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बट हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं, क्योंकि इसकी हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी मौजूद होती है, इसलिए हम इनको सिंपल मैथमेटिकल रूल्स के साथ एडअप नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट इसके लिए फिर हम एक स्पेशल किस्म का रूल इस्तेमाल करते हैं जिसे हम हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल कहते हैं। हेड टू टेल रूल ये होता है कि अगर दो वेक्टर्स को आपस में एडअप करना है तो पहले के हेड को दूसरे के हमने टेल के साथ मिला देना है, इसे हेड टू टेल रूल कहते हैं। बट वेक्टर एडिशन के लिए स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास जो है फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर का जो हेड है वो आपस में
मिलना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है, ए ये वेक्टर दिया गया है, बी हमारे पास जो है ये वेक्टर मौजूद है। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमने क्या किया कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर इसका कैलकुलेट किया। ये सिंपल क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए होता है। अब रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या है, फर्स्ट की टेल को हमने सेकंड के हेड के साथ मिला दिया। तो ये हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया a प्लस बी। ये जो थर्ड वेक्टर हमें अटेन हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, r इज इक्वल टू a प्लस बी, दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम नेक्स्ट हम कहते हैं कि a प्लस r इज इक्वल टू a प्लस बी। ये हमारे पास क्या है कि एडिशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। अब थर्ड चीज़ देखें कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारे पास a प्लस बी, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं a और b वेक्टर को हमने आपस में ऐडअप किया तो क्या बन गया, r इज इक्वल टू a प्लस बी। बट नेक्स्ट अगर देखें तो नीचे इसको हम ड्रा किया है, b वेक्टर को अगर a वेक्टर में जो है ऐडअप किया जाए देन हमारे पास आंसर क्या आता है कि r इज इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन दोनों की जो शेप है वो भी सेम है, उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस भी सेम है। इट मीन्स हमारे पास हम कहेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारे पास क्या कहलाती है, इसे हम कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो इट मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ, इट मीन्स कि हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। अब सेकंड देखिए हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब जैसा कि हमने पहले देखा है कि सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। अब सब्ट्रैक्शन में क्या है कि जब भी हमने एक वेक्टर a के अंदर किसी अदर वेक्टर को ऐड करना होता है, तो जैसे कि हमारे पास b वेक्टर सपोज पहले था हमारे पास ये b वेक्टर, तो अदर वेक्टर को हम क्या करते हैं, अदर वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं। अब ये वेक्टर था, हमने डायरेक्शन किस तरफ कर दी, नेगेटिव b, यानी r इज इक्वल टू a प्लस इंटू माइनस बी। तो स्टूडेंट्स हम a के अंदर माइनस b को ऐड करेंगे। रिवर्स माइनस b कैसे बनता है कि ये एक डायरेक्शन b है, हमने माइनस b लेने के लिए इसकी डायरेक्शन को क्या है, एरो हेड इसका इस तरफ कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा इसके टेल को इसके हेड से हमने मिला दिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, r इज इक्वल टू a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बात, हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ रही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो दी जाती है। बट यहाँ पर देखें कि हमने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल हम उसको ये भी कह सकते हैं कि कोई वेक्टर हमारे पास, कोई वेक्टर a है उसको हमने n से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो n है, n हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एक हमारे पास वेक्टर a है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसी n से या स्केलर क्वांटिटी क्या है हमारे पास 2। तो स्टूडेंट जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस स्केलर क्वांटिटी से, तो जो उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है उस स्केलर क्वांटिटी की, यानी n की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या रहेगी, वो उसी वेक्टर जो जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी वेक्टर की डायरेक्शन की डायरेक्शन में ही रहेगी। यानी वेक्टर की और स्केलर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जैसे a की डायरेक्शन है वैसे ही इस n की डायरेक्शन होगी जो स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर देखिए कि जब मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन तो सेम रहेगी उस स्केलर की, बट उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगी, उतने टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी, उतने गुना ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं a है, यहाँ पर 2a कर दिया, इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास उसके क्या हो गई है, डबल हो गई है, बट उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी -2 के साथ करें, तो यहाँ पर हमारे पास उसकी क्वांटिटी तो डबल हो जाएगी,
बट हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या है, क्वांटिटी उसकी मैग्नीट्यूड तो डबल हो गई बट उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव होने की वजह से उसकी हमारे पास डायरेक्शन क्या है, रिवर्स हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि P जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, mv रिलेटेड टू द मास एंड वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है बट हमारे पास जो स्केलर है, स्केलर m क्या है, मैस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया हमें हमारे पास क्या अटेन हो रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी अटेन हो रही है। तो इसका मतलब मोमेंटम भी एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल हो गई। तो इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास नल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हम, जैसा कि वर्ड से हमारे पास ज़ाहिर हो रहा है कि कोई ऐसा वेक्टर जो कि किसी भी पॉइंट की ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ज़ाहिर करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर डेफिनेशन देख रहे हैं कि द वेक्टर विच इज़ यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को नोट करने के लिए, हम लोकेट करने के लिए क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक पॉइंट P है, P पॉइंट का जो है शो करने के लिए, लोकेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने 2D एक सिस्टम लिया, 2 डायमेंशनल सिस्टम x और y एक्सिस के अंदर। अब इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, उस पार्टिकल से यहाँ तक का जो रेफरेंस पॉइंट है, अब इस ओरिजिन से यहाँ तक हमने क्या एक वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर को परपेंडिकुलर दोनों तरफ x पे भी और y पे ड्रॉ किया। तो हमारे पास इसके क्या निकल आए, यहाँ से a कोऑर्डिनेट आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास b कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास p पोजीशन जो पार्टिकल है, पार्टिकल के 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए a और b। अब इनको हम कहते हैं ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास जो r है, r से नोट किया, सो r इज इक्वल टू ai प्लस बी जे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि हमारे पास जो इसके जो यूनिट वेक्टर है आयोटा आई और ये क्या है जे। आई हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, और जे हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जे। तो दोनों की जो पोजीशन जो है और उसकी डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए हमने क्या किया है, ए आई प्लस बी जे, ये हमारे पास आर के इक्वल होता है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें कि हमारे पास इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास ओरिजिन ओ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं हम कैसे कि r इज इक्वल टू होता है हमारे पास a का स्क्वायर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पार्टिकल। अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल केस की, तो स्टूडेंट्स 3 डायमेंशनल केस के अंदर जैसा हमने देखा था कि 3 कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास एक्स वाई और तीसरा एक्सिस क्या होता है, स्पेस में z एक्सिस होता है, और z एक्सिस के रिस्पेक्टिव हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, k बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस सूरत में हमारे पास इन केस ऑफ स्पेस, यहाँ पर हम लिखेंगे इन केस ऑफ स्पेस r, जो हमारे पास वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर a i प्लस बी जे प्लस जी के। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आर वेक्टर आ जाएगा, और आर हमारे पास जो इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, पोजीशन जो है हमने इसकी लोकेट कर ली इस पॉइंट P की, क्योंकि ये स्पेस के अंदर लाई कर रहा है इसलिए इसके 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए A B C। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं नल वेक्टर हमारे पास क्या होता है। अब नल वेक्टर हम कहते हैं कि ऐसे 2 वेक्टर्स को आपस में एडअप किया जाए कि जिन दोनों की मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो
बट दोनों की डायरेक्शन के एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है a प्लस इंटू माइनस बी क्या आ जाएगा, एक हमारे पास वेक्टर a है, दूसरा b है, बट b की जो डायरेक्शन है वो क्या है, a के रिवर्स है, ऑपोजिट है, जैसे कि आपको यहाँ पर दोनों नजर आ रहे हैं। तो दोनों आपस में अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम कहेंगे कि एक a है तो दूसरे को भी हम माइनस a कह सकते हैं, क्योंकि ये हमने b का कहा है कि उसकी मैग्नीट्यूड सेम है। तो उसी तरह का हमारे पास क्या है कि वेक्टर जी आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। और 0 क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नल वेक्टर है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने कहा है कि यहाँ पर लिख दूँ कि b जो है वो हमारे पास a के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, इसलिए हम कहते हैं कि ये तीन दोनों इक्वल टू किसके हैं, a के, इसलिए हमने b की जगह पे यहाँ पर a प्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कहते हैं ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a वेक्टर और b वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और इन दोनों की जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है, सेम है। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट इसकी a एंड b आर इक्वल वेक्टर्स if both have same magnitude and direction। मीन्स के हमारे पास a और b इक्वल वेक्टर्स तब होंगे अगर हमारे पास दोनों की सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास है यूनिट वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है यूनिट वेक्टर्स जो है डेफिनेशन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का लाजमी तौर पे पेपर में पूछा जाता है। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या क्या होता है कि जैसा कि यूनिट से ज़ाहिर हो रहा है, यूनिट का मतलब स्टूडेंट्स होता है 1। इट मीन्स हम कहेंगे कि द वेक्टर विच हैव only one magnitude called unit vector। तो एक तो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन ये होगी कि द वेक्टर विच हैव ओनली वन मैग्नीट्यूड कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। और दूसरा जो हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, हम कहते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जो है वो डिनोट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर हैट, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि उस वेक्टर के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, हैट लगाते हैं। इस हैट की जो है हैट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को। अब अगर स्पेस में बात करें तो स्पेस में हमारे पास एक्स के अलोंग क्या है, आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई के अलोंग जे यूनिट वेक्टर होता है, और जी के अलोंग के यूनिट वेक्टर होता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हम बात कर लें किसी प्लेन की, तो प्लेन के केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो, जैसे कि यहाँ पर आपको एक प्लेन दिखाई दे रही है, तो प्लेन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एरिया वेक्टर जैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए क्या है, हम उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो क्या है हमारे पास एन वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर जो उस फेस की डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा होता है। अब इसी तरह इसकी छोटी सी एक एग्जांपल कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर हमारे पास जो है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास सपोज अगर ए एक मेरे पास यूनिट वेक्टर है तो इसका फार्मूला होता है
ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। अब इस मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सपोज ए एक हमारे पास वेक्टर है जो कि 3i + 4j है। तो स्टूडेंट्स कहा जाता है कि इसका क्या फाइंड करें, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें, और ये मोस्टली पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले रिक्वायर है इसकी मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 9 + 16 कितना हो गया, 25। तो स्टूडेंट 25 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। अब 5 क्या आ गया, ए की मैग्नीट्यूड। अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर प्लेस करते हैं। तो ए हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्या दिया गया है, यही वाला 3i + 4j डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट ए की मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, 5 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसका यूनिट वेक्टर आ गया। ये हमने एक एग्जांपल के ज़रिए स्टूडेंट्स इसको जो है समझा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, फर्स्ट ईयर का जो है। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।